So hello and good morning to all. Welcome to our online official platform Scholar Zone. आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे. This is Gagan Arora, your science educator. So let's begin. हम कल बात कर रहे थे कोशिका की. कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे कि कोशिका का स्ट्रक्चर या फंक्शन किस प्रकार हमें दिखाई देता है या सेल कैसे वर्क करता है. आज उसी सेल के कोशिकांगों के बारे में बात करेंगे, यानी कि सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे. सेल ऑर्गेनल्स क्या है? कोशिका के अंग या कोशिकांग जो कोशिका झिल्ली के अंदर रहते हैं. कोशिका क्या थी? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट या सबसे छोटी इकाई किसकी? मानव शरीर की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की. सेल ऑर्गेनल की बात करें तो इसकी डिस्कवरी की थी क्रिश्चियन डी दवे ने. किसने? क्रिश्चियन डी दवे ने. क्रिश्चियन डी दवे ने. तो एक एक करके हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बिल्कुल डीपली कि किस तरह से इनके फंक्शन दिखाई देते हैं, किस तरीके का स्ट्रक्चर है या किस तरीके का कार्य करते हुए दिखाई देते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल जिसका नाम है कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर सारे कोशिकांग जो हैं रहते हैं. सेल मेम्ब्रेन के बारे में, या हिंदी में बोलते हैं इसको कोशिका झिल्ली. क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली. अगर कोशिका झिल्ली की बात करें, कोशिका झिल्ली की बात करें तो यह ह्यूमंस में भी दिखेगी, एनिमल्स में भी दिखेगी और ये प्लांट्स में भी आपको दिखेगी. प्लांट्स में भी आपको दिखेगी, यानी कि पादप में, ह्यूमन में, एनिमल जंतु में, सभी में कोशिका झिल्ली आपको दिखेगी. कोशिका झिल्ली है क्या? सिंगल मेम्ब्रेन है. क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन है. किसके? आउटर मेम्ब्रेन है, कोशिकांग की आउटर मेम्ब्रेन है. यह सभी कोशिकांग इसके अंदर रहते हैं. सभी कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल्स जो हैं इसके अंदर रहते हैं. सभी कोशिकांग इसके अंदर रहते हैं, अंदर रहते हैं. अगर सभी कोशिकांग इसके अंदर रहते हैं तो यानी कि ये क्या? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है या सुरक्षा प्रदान कर रही है. सुरक्षा प्रदान कर रही है, प्रदान कर रही है. अब सुरक्षा किसको प्रदान कर रही है? सेल ऑर्गेनल्स को या कोशिकांगों को? कोशिकांग को सुरक्षा प्रदान कर रही है या सेल ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड ये कर रही है. अब प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन यह बनी किससे है? यह बनी किससे है? मेड फ्रॉम व्हाट? तो यह किस चीज से मिलकर बनी है? तो सबसे पहले ये मिलकर बनी है प्रोटीन से. किससे? प्रोटीन से. सेकेंडली कार्बोहाइड्रेट से. कार्बोहाइड्रेट से. कार्बोहाइड्रेट से. एंड फोस्फोलिपिड से. एंड फोस्फोलिपिड से. फोस्फोलिपिड्स से. तो तीन चीजों से मिलकर जो है कोशिका झिल्ली हमें बनी हुई दिखाई देती है. फोस्फोलिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से. इसी के साथ हम पढ़ेंगे कि कोशिका झिल्ली को डिस्कवर जो है किसने किया? कोशिका झिल्ली को डिस्कवर किसने किया? या फादर ऑफ सेल मेम्ब्रेन कौन है? फादर ऑफ सेल मेम्ब्रेन कौन है? तो फादर ऑफ सेल मेम्ब्रेन या पिता किसके? सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के कहे जाते हैं अर्नेस्ट ओवरटोन. कौन कहे जाते हैं? अर्नेस्ट ओवरटोन कहे जाते हैं. अर्नेस्ट ओवरटोन कहे जाते हैं. किसके पिता? कोशिका झिल्ली के जनक या फिर फादर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. किसने डिस्कवर किया है इसको? अर्नेस्ट ओवरटोन ने डिस्कवर किया है. इसी के साथ अगर पूछ लें इसको डिफाइन किसने किया? डिफाइन यानी कि इसका स्ट्रक्चर किसने बताया? किसने बताया ये आउटर झिल्ली है किसी भी कोशिका की, या इसके अंदर रहते हैं कोशिकांग? कौन कौन से रहते हैं कोशिकांग और मेड फ्रॉम व्हाट?
किस चीज से मिलकर बनी है? प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से और फॉस्फोलिपिड से। ये सारा डिफाइन किसने किया? तो डिफाइन किया था एस जे संगर एंड निकोलसन ने। एस जे संगर एंड निकोलसन ने, एस जे संगर एंड निकोलसन ने इन 1972 के अंदर। कब किया था? 1972 के अंदर इन्होंने एक मॉडल दिया था जिसका नाम था फ्लूइड मोसाइक मॉडल। उसी के अंतर्गत इन्होंने डिफाइन किया था सेल मेम्ब्रेन को, फ्लूइड मोसाइक मॉडल। इसी में डिफाइन किया था इन्होंने किसको? सेल मेम्ब्रेन को। तो ये था किसके बारे में? सेल मेम्ब्रेन के बारे में। कोशिका की जो आउटर झिल्ली कहाँ पर प्रेजेंट होगी? ये ह्यूमन में भी प्रेजेंट होगी, एनिमल्स में भी प्रेजेंट होगी और प्लांट्स में भी ये प्रेजेंट आपको दिखेगी। किससे बनी हुई दिखेगी? प्रोटीन से बनी हुई दिखेगी, कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई दिखेगी, या फिर किससे बनी हुई दिखेगी आपको? फॉस्फोलिपिड से। फादर ऑफ सेल मेम्ब्रेन पूछे तो अर्नेस्ट ओवरटोन का नाम आएगा। अगर डिफाइन का पूछे किन्होंने डिफाइन किया था, तो एस जे संगर और निकोलसन ने किया था 1972 के अंदर। कौन से मॉडल के दौरान? फ्लूइड मोसाइक मॉडल इन्होंने दिया था अपनी एक थ्योरी के दौरान। उसी में इन्होंने डिफाइन किया था किसको? सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, या सेल मेम्ब्रेन होता क्या है इसको डिफाइन किया था। उसके बाद अगर सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा हमने, तो नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल को हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। अगर कोशिका भित्ति की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोशिका झिल्ली थी तो उसमें कैसी लेयर आएगी? बिल्कुल सिंगल लेयर आएगी। और वो किस में प्रेजेंट होगी? एनिमल्स में, प्लांट्स में नहीं होगी। प्लांट्स में क्या होगी? सेल वॉल। क्या आएगी प्लांट्स में? सेल वॉल। यही झिल्ली जो है दोहरी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? दोहरी हो जाएगी या डबल हो जाएगी। किनके अंदर? प्लांट्स में। और इसी दोहरी झिल्ली को या डबल मेम्ब्रेन को हम क्या बोल देते हैं? दीवार बन गई। ये क्या बन गई? एक टाइप की दीवार बन गई, सेल की वॉल बन गई या कोशिका भित्ति, हम इसी को बोल देंगे। कोशिका झिल्ली प्रेजेंट थी पादप में भी, जंतु में भी, इंसान में भी। लेकिन कोशिका झिल्ली जो है आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाई देगी किसमें? ओनली फाउंड इन प्लांट। ओनली फाउंड इन प्लांट्स। सिर्फ और सिर्फ पादप में जो है दिखाई देगी, ना ही किसी जंतु में होगी, ना ही इंसान की कोशिका में दिखाई देगी। ऐसी दोहरी झिल्ली है ये भी सेल मेम्ब्रेन। क्या है? ये भी सेल मेम्ब्रेन है, जिसका एक बाहर वाला पार्ट है, इसका एक अंदर वाला पार्ट है और एक मिडल वाला पार्ट है। अब दोहरी है ये झिल्ली। कैसी झिल्ली है? दोहरी झिल्ली। अगर कोई भी चीज दोहरी है, क्या है? दोहरी है, तो इसका कुछ बाहर वाला एरिया होगा, कुछ इसका बाहर वाला एरिया होगा। हमने कहा कोई चीज डबल है, तो डबल है तो उसको कोई चीज अलग तो कर रही होगी, जब भी हमने कहा कि वो कैसी है? डबल है। इसका कुछ बीच वाला एरिया भी होगा और इसका कुछ अंदर वाला एरिया भी होगा। अब इस बाहर वाली झिल्ली को हम बोलेंगे प्राइमरी। क्या बोलेंगे? प्राइमरी या प्राथमिक झिल्ली। कैसी होगी ये? प्राथमिक झिल्ली होगी। प्राथमिक झिल्ली दिखाई देगी। अब प्राथमिक है तो सेकेंडरी भी होगी, तो अंदर वाली झिल्ली को हम क्या बोल देंगे? सेकेंडरी या द्वितीय झिल्ली। अब इन दोनों को अलग करने वाली झिल्ली का नाम क्या होगा? मिडल वाली झिल्ली, जिसको नाम हम देंगे मिडल लैमिला। क्या कहेंगे? मिडल लैमिला। मिडल लैमिला। इस मध्य वाली झिल्ली का नाम है मिडल लैमिला। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सेकेंडरी झिल्ली किससे बनी, मिडल वाली किससे बनी और प्राइमरी झिल्ली का निर्माण कैसे हुआ? कितनी झिल्लियां हैं टोटल? यहाँ पर 3 झिल्लियां दिखाई देंगी। कौन सी वाली? सबसे पहले प्राइमरी वाली, मिडल वाली, प्राइमरी मेम्ब्रेन, मिडल मेम्ब्रेन और सेकेंडरी मेम्ब्रेन। कौन सी है? सेकेंडरी मेम्ब्रेन। तो अगर हम बात करें प्राइमरी की, जैसे जैसे कोशिका का विकास होगा, जैसे जैसे कोशिका का विकास होगा, प्राइमरी झिल्ली भी उसी के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे जाएगी। प्राइमरी झिल्ली किसके साथ ग्रो करेगी? तो प्राइमरी झिल्ली कोशिका के साथ ग्रो करेगी। प्राइमरी जो झिल्ली है कोशिका के साथ ग्रो करेगी, कोशिका के साथ ग्रो करेगी, साथ ग्रो करेगी। ठीक है, प्राइमरी हो गई। जैसे जैसे सेल ग्रो करेगा प्राइमरी झिल्ली भी आपको ग्रो करती हुई दिखाई दे जाएगी। उसके बाद मिडल वाली झिल्ली की अगर हम बात करें तो मिडल लैमिला या मिडल वाली जो झिल्ली है वो किस प्रकार से हमें दिखेगी? तो मिडल वाली झिल्ली हमें दिखेगी कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन से बनी हुई, कैल्शियम और मैग्नीशियम के
आयन के साथ बनी हुई, और एक और एंजाइम यहाँ पर दिखेगा जिसका नाम क्या है, पेक्टिन। यहाँ पर पेक्टिन की मात्रा भी हमें दिखेगी। तो मिडल वाली झिल्ली किससे बनी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन से बनी, और बनी पेक्टिन से। किससे बनी, पेक्टिन से। यहीं पर सेकेंडरी की अगर हम बात करें, सेकेंडरी बनती है लिग्निन की वजह से। किसकी वजह से, लिग्निन की वजह से। और एक और एंजाइम यहाँ पर प्लाज्मा आता है जिसका नाम है सुब्रिन। क्या है, सुब्रिन। तो लिग्निन और सुब्रिन की वजह से क्या बनी, सेकेंडरी वाली जो लेयर है किसकी, सेल वॉल की है, लिग्निन और सुब्रिन से बनती हुई हमें दिखाई दे जाएगी। उसके बाद बात करें, सेल में कठोरता होती है, सेल वॉल में क्या होती है, कठोरता होती है। यह सेल वॉल हमें कैसी दिखाई देती है, कठोर दिखाई देती है। तो कठोरता सेल वॉल में किसकी वजह से आई, सेल वॉल में कठोरता दिखाई देती है, लेकिन किसकी वजह से वो कठोरता आई, तो वही कठोरता आई यहाँ पर लिग्निन की वजह से। किसकी वजह से आई, लिग्निन की वजह से। यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट मार्क करके इसको लिख सकते हैं। सेल वॉल में क्या होती है, कठोरता होती है, लेकिन कठोरता होती किसकी वजह से है, लिग्निन की वजह से वही कठोरता हमें दिख जाती है सेल की वॉल में। अब सेल वॉल जो है किससे बनी हुई दिखाई देती है, सेल वॉल किससे बनी हुई दिखाई देती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है जीवाणु में भी, सेल वॉल प्रेजेंट होती है आपकी पादप में भी। तो पादप की अगर सेल वॉल की बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें पादप की सेल वॉल की, तो पादप की सेल वॉल जो है बनी होती है सेलुलोज से। आप सभी को पता होगा जो सेल वॉल है किसकी, प्लांट्स की, सेल वॉल ऑफ प्लांट। अगर प्लांट्स की सेल वॉल की बात करें तो प्लांट की सेल वॉल जो है बनी हुई दिखाई देगी आपको किससे, सेल्यूलोज से। किससे, सेल्यूलोज से। अगर बात करें बैक्टीरिया या जीवाणु की सेल वॉल, बैक्टीरिया या जीवाणु की सेल वॉल, तो जीवाणु की सेल वॉल या कोशिका भित्ति आपको बनी हुई दिखाई देगी पेप्टाइडोग्लाइकेन से। किससे, पेप्टाइडोग्लाइकेन से। यहीं पर अगर बात करें फंगस की, किसकी बात करें, फंगस की बात करें, तो फंगस की जो है आपको सेल वॉल बनी हुई दिखाई देगी काइटिन से। किससे, काइटिन से। और यहाँ पर अगर अलगाई की बात करें, शैवाल की बात करें, अलगाई या शैवाल की बात करें, फंगस को बोलते हैं हम कवक। क्या बोलते हैं, कवक। अगर हम अलगाई की बात करें, शैवाल की बात करें, तो इसकी सेल वॉल हमें बनती हुई दिखाई देगी, इसकी सेल वॉल हमें या कोशिका भित्ति हमें बनती हुई दिखाई देगी सेम प्लांट्स के जैसे सेल्यूलोज से। क्योंकि एल्गाई भी एक तरीके का क्या किसमें काउंट आता है, थैलोफाइटा में इसको हम गिनते हैं, या प्लांट्स की तरह इसको ट्रीट करते हैं। दिखता नहीं है ये प्लांट की तरह, लेकिन हम फिर भी इसको क्या मानते हैं, एक प्लांट ही मानते हैं। इसीलिए इसकी सेल वॉल भी किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनती हुई दिखाई दे जाएगी। सेल वॉल प्लांट की सेल्यूलोज से बनेगी, अलगाई की भी किससे बनती है, सेल्यूलोज से। बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है आपको पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनती हुई दिखाई देगी। फंगस या कवक की सेल वॉल आपको काइटिन से बनती हुई दिखाई दे जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन को किसने डिफाइन किया, सेल मेम्ब्रेन को किसने डिफाइन किया, तो सेल मेम्ब्रेन जो है इसको डिफाइन किया अर्नेस्ट हैकल ने। किन्होंने, अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने सेल मेम्ब्रेन को जो है डिफाइन किया कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, या इसकी कोशिका भित्ति किसके द्वारा बनी हुई दिखाई देती है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी हुई दिखाई देती है, सेल वॉल की कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज से बनी हुई दिखाई देती है। किसने बताया था, अर्नेस्ट हैकल ने बताया था। किन्होंने बताया था, अर्नेस्ट हैकल ने बताया था। उसके बाद अगर आपसे पूछे फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, क्या पूछे, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, मॉडर्न साइटोलॉजी, तो मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर कहे जाते हैं स्वानसन। कौन कहे जाते हैं, स्वानसन। कौन कहे जाते हैं, स्वानसन को मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर या जनक जो है कहा जाता है। उसके बाद यहीं से क्वेश्चन आ सकता है, इंडियन साइटोलॉजिस्ट कौन है, इंडियन साइटोलॉजिस्ट कौन है, तो आप वहां पर लिख सकते हैं डॉक्टर A.K. शर्मा, डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा। अगर आपसे पूछे इंडियन साइटोलॉजिस्ट कौन है, इंडियन साइटोलॉजिस्ट कौन है, इंडियन साइटोलॉजिस्ट थे डॉक्टर A.K. शर्मा या डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा। उसी के साथ एक क्वेश्चन और कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने करी, पहले इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की खोज किसने करी, फर्स्ट
इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। तो यहां पर नाम आएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की खोज करी थी नोल एंड रस्का ने। किन्होंने? नोल एंड रस्का ने। कब? 1940 के अंदर, इन 1940। इन 1940 में नोल एंड रस्का ने करी थी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की खोज। इंडियन साइटोलॉजिस्ट पूछे आपसे तो वो है डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा। अगर आपसे पूछे मॉडर्न साइटोलॉजिस्ट तो वो है स्वानसन। कौन है? स्वानसन। और इन्हीं की एक बुक है फेमस जिसका नाम है द सेल। स्वानसन ने एक बुक लिखी जिसका नाम है द सेल। तो द सेल किसकी डिस्कवरी है? स्वानसन की है। मॉडर्न साइटोलॉजिस्ट कौन है? स्वानसन है। डिफाइन किसने किया सेल वॉल को? तो किया अर्नेस्ट हैकल ने। किन्होंने किया? अर्नेस्ट हैकल ने। सेल वॉल थी क्या? दोहरी कोशिका झिल्ली थी। कैसी थी? दोहरी कोशिका झिल्ली थी, जिसकी लेयर बाहर वाली होगी प्राइमरी, अंदर वाली होगी सेकेंडरी, और जो इनको डिफरेंशिएट कर रही है, अलग कर रही है, उसको हम बोल देंगे मिडल लैमिला। क्या है? मिडल लैमिला। तो मिडल लैमिला किससे बनती हुई दिखाई देगी? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन से, और साथ ही साथ किससे? पैक्टिन से। अगर सेकेंडरी झिल्ली की बात करें तो ये लिग्निन और सुब्रिन से दिखाई देगी बनती हुई। सेल वॉल में कठोरता होती है, लेकिन होती किसकी वजह से? इसी लिग्निन की वजह से। यही लिग्निन कोज करता है किसको? कठोर बनाता है किसी भी चीज को। उसके बाद अलग कोशिकांगों की बात करें तो सबसे पहले कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हिंदी में बात करें माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं सूत्रकनिका। 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 अगर डिस्कवरी की बात करें तो इसको डिस्कवर किया था रिचर्ड अल्टमैन ने। किन्होंने किया था? रिचर्ड अल्टमैन ने डिस्कवर किया था। इन्होंने किन्होंने? सॉरी, रिचर्ड अल्टमैन ने। रिचर्ड अल्टमैन ने। अगर यहीं पर नाम आए, इन्हें डिफाइन किसने किया था? सूत्रकनिकाओं को डिफाइन किसने किया, या माइटोकॉन्ड्रिया को डिफाइन किसने किया? तो नाम आएगा कार्ल बेंडा का। इनका? बेंडा का नाम वहां पर आएगा। अब सूत्रकनिकाएं हैं क्या? सूत्रकनिकाएं हैं क्या? ये ऊर्जा का स्रोत है। क्या है? ऊर्जा का स्रोत है, या ऊर्जा कही जाती है किसकी? ऊर्जा का घर कहा जाता है पूरे सेल का। दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, या ऊर्जा का घर कही जाती हैं। क्या कही जाती हैं? ऊर्जा का घर। अब यहीं से श्वसन की प्रक्रिया आपको दिखती है। यहीं से किसकी प्रक्रिया दिखती है? हर सेल जो है श्वसन या ऊर्जा जो है बनाता है। हर सेल बनाता है, लेकिन सेल में भी कौन सा स्ट्रक्चर है जो बनाता है? तो सेल में प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि ऊर्जा का घर कहे जाते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहे जाते हैं। यहीं से ऊर्जा बनती है और यहीं से श्वसन की प्रक्रिया भी जो हमें दिखती है। श्वसन की प्रक्रिया तो दिखती है, लेकिन कौन से सेल में? यूकैरियोटिक सेल में दिखती है। एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पर ये कराते हैं श्वसन की प्रक्रिया। क्या करवाते हैं? श्वसन की प्रक्रिया। अब यही श्वसन से एक साइकिल का निर्माण होता है, क्रेब्स चक्र का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल। या चक्र को हम क्या बोलेंगे? क्रेब्स का चक्र। अब इसी चक्र के दौरान क्या होता है? यहाँ पर रिलीज होते हैं एटीपी, क्योंकि अगर ऊर्जा बन रही है तो ऊर्जा किस फॉर्म में बन रही है? तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म पे यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर रिलीज होते हैं एटीपी। अब कितने एटीपी? ये है एरोबिक रेस्पिरेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि ये एक प्रक्रिया कहाँ दिख रही है? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर दिख रही है। तो यहाँ पर एटीपी रिलीज तो होंगे, लेकिन कितने होंगे? 36 से 38 एटीपी रिलीज होते हुए दिखाई देंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन के अंदर आपको 36 से 38 एटीपी रिलीज होते दिखाई देंगे। यहीं पर अगर बात करें अवायवीय श्वसन की या एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो वहां पर सिर्फ 2 एटीपी आपको रिलीज होते हुए दिखाई देते हैं। वैसे तो होते ही नहीं है, वैसे 2 भी हो सकते हैं। तो 2 एटीपी रिलीज होते हुए आपको दिखाई देंगे वायवीय श्वसन में या एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। उसके बाद अगर अगले कोशिकांग की हम बात करें तो अगला कोशिकांग है गोल्जी अपरेटस। कौन सा है? गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपरेटस, जिसकी डिस्कवरी करी थी कैमिलो गोल्जी ने। जिसकी डिस्कवरी करी किन्होंने? कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी ने इन 1989 के अंदर। कब? 19
1889 के अंदर कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवरी करी थी, किसकी? गोल्जी अपार्टस की। किनकी? गोल्जी अपार्टस की। अब ये यहाँ पर परिवहन का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? यहाँ पर ये परिवहन का कार्य करते दिखाई देते हैं। परिवहन करते हैं किनका? अलग अलग चीजों का। अब ये परिवहन किसका कर सकते हैं? प्रोटीन का परिवहन भी कर सकते हैं, वसा का परिवहन भी करेंगे और ऊर्जा का परिवहन भी करेंगे। कहां से लेकर कहां तक करेंगे? किसी भी कोशिकांग को अगर जरूरत है ऊर्जा की तो ये ऊर्जा प्रोवाइड करा देंगे, अगर प्रोटीन की जरूरत है तो प्रोटीन प्रोवाइड करा देंगे। मान लीजिए अगर ऊर्जा की जरूरत है किसी भी कोशिकांग को तो माइटोकॉन्ड्रिया से ये क्या लेंगे? ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा को बना कौन रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया, और वहां से लेकर उस कोशिकांग तक जो है ये पहुंचाते हुए दिखते हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? परिवहन का साधन। क्या बोलते हैं? परिवहन का साधन। या सेल के कोशिकांगों के बीच परिवहन का कार्य जो है कौन करता है? गोल्जी बॉडीज करती है। कौन करता है? गोल्जी अपार्टस करती हैं। अब गोल्जी अपार्टस के अंदर जो लेयर होती है ये है गोल्जी बॉडीज। अब इसके अंदर वाली जो लेयर है, इसके अंदर वाली जो लेयर है उसको हम बोलते हैं सिस्टर्ने। क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने। इसकी जो इनर लेयर है, इनर लेयर ऑफ गोल्जी बॉडीज क्या कही जाएगी? सिस्टर्ने। उसी प्रकार अगर हम पढ़ें माइटोकॉन्ड्रिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी इनर लेयर दिखती है आपको। माइटोकॉन्ड्रिया में भी इनर लेयर आपको दिखती है, जिसकी इनर लेयर को हम बोलते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले लेयर को हम बोलते हैं क्रिस्टे। और अगर हम बात करें गोल्जी बॉडीज की, किनकी बात करें? गोल्जी बॉडीज की, तो उनकी अंदर वाले लेयर को हम बोलते हैं सिस्टर्ने। क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने। उसके बाद अगले कोशिकांग की बात करेंगे। उसके बाद अगले कोशिकांग की बात करेंगे जो कि है आपके वैक्यूल्स या रसधानी। क्या है? रसधानी। अगर रसधानियों की बात करें, वैक्यूल्स की बात करें, वैक्यूल्स या हिंदी में कहते हैं इनको रसधानी। अगर रसधानियों की बात करें तो ये किसको स्टोर करती हुई दिखाई देंगी? पानी को। किसको स्टोर करेंगी? पानी को, वाटर को स्टोर करेंगी किसी भी सेल के अंदर। अब वैक्यूल्स की डिस्कवरी जो है किसने करी? डिस्कवरी ऑफ वैक्यूल्स, डिस्कवरी ऑफ वैक्यूल्स तो करी डुर्जाडीन ने, डुर्जाडीन ने। और एक और साइंटिस्ट का नाम आता है यहाँ पर स्प्लेंजली का। किनका? स्प्लेंजली का। दोनों ने क्या करी? डिस्कवरी किसकी? वैक्यूल्स की या रसधानियों की। अब इसकी भी एक इनर लेयर होती है। क्या होती है? इनमें भी प्रेजेंट होती है एक इनर लेयर। अब इसकी जो लेयर है, इसकी जो लेयर है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आपको याद रखना है, उसका नाम है टोनोप्लास्ट। क्या है? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट है लेयर का नाम। किसकी लेयर का नाम? वैक्यूल्स की लेयर का नाम। यहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया की लेयर की बात करी थी हमने तो उसको बोल रहे थे हम क्रिस्टे। क्या बोल रहे थे? क्रिस्टे। अगर गोल्जी बॉडीज की लेयर की बात करें तो उनको हम बोलते हैं सिस्टर्ने। क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने। उसी प्रकार जो है वैक्यूल्स, इनकी लेयर को हम बोलेंगे टोनोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट। उसके बाद अगले कोशिकांग की तरफ मूव करेंगे जो कि होंगे सेंट्रोसोम। क्या होते हैं? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होगा? सेंट्रोसोम्स। अब C4 सेंट्रोसोम होता है और C4 ही होता है सेल डिवीजन। यानी कि सेंट्रोसोम क्या करवाएंगे? किसी भी सेल में डिवीजन करवाएंगे या कोशिका में क्या करवाएंगे? विभाजन करवाएंगे। क्या कराएंगे? कोशिका विभाजन। कोशिका में क्या करवाएंगे? विभाजन करवाएंगे। आप सभी को पता है एक कोशिका जो है विभाजित होती है किसके अंदर? दो के अंदर, और दो कोशिकाएं अलग अलग विभाजित होती हैं अलग अलग दो कोशिकाओं के अंदर। इसी प्रकार से इनका स्ट्रक्चर जो है बढ़ता रहता है। इनका स्ट्रक्चर जो है बढ़ता रहता है। अगर हम बात करें सेंट्रोसोम की, सेंट्रोसोम क्या करवाते हैं? सेल डिवीजन करवाते हैं किसी भी सेल के अंदर। किसी भी सेल में डिवीजन कौन करवा रहा है? सेंट्रोसोम करवाते हैं। जो डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिखता है सेंट्रोसोम का, वही कोशिका विभाजन करवाने में जो है सहायता करते हैं। अब ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं लीवर के अंदर। सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं ये लीवर के अंदर।
तो लीवर में कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा होता है। अगर वहां पर चोट लग जाए तो हील भी कहाँ होगा, शरीर में सबसे पहले हीलिंग होगी लीवर के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पर कोशिका विभाजन बहुत ज्यादा दिखाई देता है। अब यहीं पर अगर हम बात करें कोशिका विभाजन कहाँ पर नहीं होता, तो मैंने आपको बताया था ये एब्सेंट होता है किसके अंदर, न्यूरॉन के अंदर। किनके अंदर? न्यूरॉन के अंदर, या तंत्रिका कोशिका जो दिखती है उनके अंदर एब्सेंट होता है। तंत्रिका कोशिका के अंदर ये क्या दिखता है आपको, एब्सेंट दिखता है। क्या दिखता है? एब्सेंट दिखता है। अब एब्सेंट दिखता है लेकिन तंत्रिका कोशिका के कहां पर होती है? नर्वस सिस्टम के अंदर, दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है तंत्रिका कोशिका। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, क्या दिमाग पर चोट लग जाए तो हील नहीं होगी? कि न्यूरॉनों में क्या हो रहा है, न्यूरॉन में आपको या तंत्रिका कोशिका में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी विभाजन देखने को नहीं मिल रहा। तो अगर ब्रेन पर चोट लग जाए तो क्या वहां पर चोट जो है हील नहीं होगी? तो वहां पर चोट जो है हील होती है। या हम बात करें ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है, कैंसर अगर आपने सुना हो तो ब्रेन में क्या हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है। तो वहां पर ट्यूमर हुआ कैसे? ट्यूमर होता क्या है, सेल ही क्या होती है, प्रोलिफरेट होती हैं अनकंट्रोलेबली। जो कैंसर सेल हैं ज्यादा बनने लग जाती हैं। नॉर्मल तो सेल डिवाइड होती हैं, लेकिन नॉर्मल से अगर ज्यादा सेल डिवाइड हो रही हैं तो उसी को हम बोलते हैं ट्यूमर। ब्रेन में भी तो ट्यूमर बनता है, तो लेकिन यहाँ पर तो हमने पढ़ा कि न्यूरॉन है जो तंत्रिका कोशिका है वहां पर सेल डिवीजन होता ही नहीं। इसीलिए हम जानेंगे कि ब्रेन में क्या होता है, ट्यूमर तो होता है। तो ब्रेन में आप याद रखेंगे प्रेजेंट होते हैं 90% जो सेल है वो क्या होते हैं, न्यूरॉन की कोशिका होती है। कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। लेकिन 10% यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कौन से, ग्लियल सेल। कौन से? ग्लियल सेल, जिनमें कोशिका विभाजन आपको दिखता है। इन्हीं कोशिकाओं में विभाजन हो जाता है और क्या हो जाता है, ब्रेन का ट्यूमर हो जाता है। क्या होता है? ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है। वरना न्यूरॉन में तो कोशिका विभाजन होता ही नहीं। न्यूरॉन में बिल्कुल भी कोशिका विभाजन नहीं होता। कहां पर होता है? ग्लियल सेल जो प्रेजेंट है ब्रेन के अंदर, वहां पर कोशिका विभाजन होता है। अगर वो ज्यादा हो रहा है जरूरत से तो क्या हो जाएगा, अगर जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो ब्रेन में क्या हो जाएगा, कैंसर या ट्यूमर जो है हो सकता है। वो इधर बिनाइन भी हो सकता है ट्यूमर और मैलिग्नेंट भी हो सकता है। अगर हम बात करें इसकी डिस्कवरी की, अगर हम बात करें डिस्कवरी की, तो सेंट्रोसोम की डिस्कवरी किसने करी? तो सेंट्रोसोम की डिस्कवरी करी थी डी डुबे ने। किसने? डी डुबे ने। सॉरी, डी डुबे नहीं, बोबरी का नाम आएगा यहाँ पर। सेंट्रोसोम की जो डिस्कवरी है किसने करी? बोबरी ने करी थी। किसने करी? बोबरी ने सेंट्रोसोम की डिस्कवरी है जो करी थी। सेंट्रोसोम है क्या? सेल डिवीजन में कार्य करते दिखाई देंगे। ऐसा कोशिकांग है जो किसमें सहायता करेगा? कोशिका विभाजन में सहायता करेगा। प्रेजेंट होंगे कहां पर? प्रेजेंट होंगे ये लीवर के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। एब्सेंट होंगे कहां पर? तंत्रिका कोशिका के अंदर या न्यूरॉन में एब्सेंट होंगे। अब ब्रेन में 90% तो तंत्रिका कोशिका होती है, लेकिन 10% कौन से सेल होते हैं? ग्लियल सेल वहां पर प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं में क्या दिखता है? कोशिका विभाजन उन्हीं में दिखता है। इसी वजह से क्या हो जाता है? ब्रेन ट्यूमर या कोशिका विभाजन आपको वहां पर दिख जाएगा, लेकिन न्यूरॉन में कोशिका विभाजन जो है नहीं होता। यहीं पर अगर अगले कोशिकांग की बात करें तो आएगा अंतःप्रदव्य जालियां। अंतःप्रदव्य जालियां, अंतःप्रदव्य जालियां, या इंग्लिश में अगर हम इसे लिखें तो आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आकार देते हैं किसको? कोशिका को। कुछ ये हमारी कोशिका थी, इसमें कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है इनका देखा जाता है। किस प्रकार का? इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है इनका देखा जाता है। अब ये क्या प्रदान करे? आकार, या फिर ये स्ट्रक्चर को बनाए हुए हैं, आंतरिक कंकाल को बनाए हुए हैं। किसको बनाए हुए हैं? आंतरिक कंकाल को। अब आंतरिक कंकाल को किस प्रकार बनाए हुए हैं? अगर मान लो यही स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, थोड़ा पिचक जाएगा या चपट जाएगा, तो कोशिका भी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी। इसी वजह से इसका क्रेडिट जो है किसको जाता है? आंतरिक स्ट्रक्चर को कौन बनाता है? आंतरिक कंकाल को या स्ट्रक्चर को कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाए हुए दिखाई देती हैं। या आंतरिक संरचना को भी कौन बना रहा है? तो आंतरिक संरचना को भी कौन बना रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आंतरिक कंकाल या आंतरिक संरचना को कौन बना रहा है? एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम, आंतरिक संरचना को बना रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इनके प्रकार की, तो ये दो प्रकार के दिखते हैं। कितने प्रकार के दिखते हैं? देयर आर टू काइंड्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रकार है इनके दो। कौन कौन से? एक तो स्मूथ वाले होते हैं। कौन से होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक आपको दिखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंसान भी दो प्रकार के होते, कुछ स्मूथ होते, कुछ रफ होते हैं। ठीक है। अब कोशिकांग है जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके कितने प्रकार दिखे हमें? दो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद अगर हम देखें स्मूथ वाले के सरफेस पर आपको कुछ नहीं दिखेगा, तो ये करवाएंगे वसा का निर्माण। स्मूथ वाले करवाते दिखते हैं वसा का निर्माण। वसा बन रही है, फैट बन रही है बॉडी में, लेकिन कहां से बन रही है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। प्रत्येक सेल जो है वसा का निर्माण करता है। उसमें भी कौन सा कोशिकांग वसा का निर्माण करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ वाले एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, वहां पर उसके सरफेस पर पाए जाते हैं कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, जिसका नाम है क्या? राइबोसोम्स। क्या है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं कहां पर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है। अब ये राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण। क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण। अब प्रोटीन का निर्माण जो है कौन करता दिखाई दिया? राइबोसोम्स। अब राइबोसोम थे कहां? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह है, जो सरफेस है, वहां पर प्रेजेंट दिखे। और क्या करते दिखे? प्रोटीन का निर्माण करते हुए दिखे। प्रोटीन फैक्ट्री भी इनको कहा जाता है। इसी के साथ अगर डिस्कवरी पूछे किसकी? राइबोसोम्स की, तो डिस्कवरी की थी इनकी पैलाडे ने। क्या नाम है उनका? पैलाडे। पैलाडे ने डिस्कवरी की थी किसकी? राइबोसोम्स की। किसकी? राइबोसोम की डिस्कवरी किन्होंने की? पैलाडे ने। कहां पर प्रेजेंट है ये? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट है। नोट कर सकते हैं आप यहाँ पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट है क्या? हमारे राइबोसोम। करेंगे क्या? प्रोटीन का निर्माण करते हुए दिखाई देते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेंगे? वसा का निर्माण करते हुए यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। उसके बाद आंतरिक संरचना को कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। और आंतरिक कंकाल को भी कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट कोशिकांग की बात करेंगे हम। तो नेक्स्ट आपका कोशिकांग कौन सा होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की या केंद्रक की। न्यूक्लियस या केंद्रक। न्यूक्लियस या केंद्रक। न्यूक्लियस या केंद्रक। न्यूक्लियस या केंद्रक। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल। या इसका दूसरा नाम भी हम याद रखेंगे क्या? कंट्रोलर ऑफ द सेल। अगर ब्रेन है तो कंट्रोल भी करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? कंट्रोलर ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ब्रेन ऑफ द सेल कौन है? न्यूक्लियस है। कंट्रोलर ऑफ द सेल भी कौन है? न्यूक्लियस ही देखा जाएगा। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो पहला फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। कौन कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल्स की उत्पत्ति तो हुई, उनकी खोज तो की गई, लेकिन पहला कौन सा खोजा गया? तो हमारा न्यूक्लियस है, जो पहला केंद्रक है। ये दिखेगा पहला खोजा हुआ क्या? कोशिकांग या फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल ऑर्गेनल दिखेगा आपका न्यूक्लियस। इसी के साथ बात करें, कोशिका का स्ट्रक्चर तो स्मॉल है, लेकिन कोशिका में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो है किसका है? या सबसे ज्यादा वेट जो है किसका दिखेगा कोशिका के अंदर? तो 10% जो सेल है, सेल का जो 10% हिस्सा है, किसने घेरा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ केंद्रक ने या न्यूक्लियस ने। अब न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट होगा उसको आपको पता ही है, क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियो प्लाज्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियो प्लाज्मा बोलेंगे। अगर कोशिका की बात करें तो प्रत्येक कोशिका में क्या आपको दिखेगा? प्रत्येक कोशिका में आपको दिखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हर एक कोशिका में दिखता है। हर एक कोशिका में क्या होता है? एवरी सेल हैव न्यूक्लियस। सेल
हैव न्यूक्लियस। और यहीं से एक्सेप्शन स्टार्ट हो गई कि हर सेल में कोशिका दिखती है, लेकिन ऐसी भी कोई सेल है जो ई न्यूक्लिएटेड दिखती है, यानी कि जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा या केंद्रक होगा ही नहीं। तो ऐसी सेल है हमारी आरबीसी। क्या है? आरबीसी सेल है। कौन सी सेल है? ई न्यूक्लिएटेड दिखेगी, एटेड, या न्यूक्लियस क्या दिखेगा यहाँ पर? एब्सेंट दिखेगा। क्या दिखेगा? न्यूक्लियस एब्सेंट दिखेगा। तो न्यूक्लियस एब्सेंट कहाँ पर दिखेगा? तो न्यूक्लियस एब्सेंट है जो हमारा दिखेगा आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर। कहाँ पर दिखेगा? रेड ब्लड सेल के अंदर हमें न्यूक्लियस जो है एब्सेंट दिखेगा, या वहां पर न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन आरबीसी कौन से वाली? जो आपकी मैच्योर आरबीसी है। कौन सी है? मैच्योर या परिपक्व जो आरबीसी है, वहां पर न्यूक्लियस जो है आपको नहीं दिखेगा। हो सकता है इमेच्योर में देखा जाए न्यूक्लियस, लेकिन मैच्योर वाली आरबीसी में आपको न्यूक्लियस जो है नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। लेकिन अब यहाँ पर फिर एक्सेप्शन कि कौन से ऐसे दो जानवर हैं जिनकी आरबीसी में न्यूक्लियस दिखता है, जिनकी आरबीसी सेल में या रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस जो है दिखता है। तो आगे पढ़ेंगे इसको, इतना नोट कर सकते हैं आप यहाँ पर। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके आगे कि कौन से दो ऐसे जानवर हैं जिनकी रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट है। तो ऐसे हैं कैमल, ऊंट या लामा। दो है कौन? कैमल और लामा। तो ये ऐसे दो जानवर है जिनकी आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में आपको न्यूक्लियस जो है दिख जाएगा, या न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होगा। अब सेल में न्यूक्लियस तो नहीं था, जिनमें था, किनमें नहीं था? आरबीसी में नहीं था। आरबीसी सेल किन दो जानवरों की थी जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट था? तो कैमल और लामा की। अब अगर हम बात करें कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कौन है, यहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कौन है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कौन है? या जिनमें केंद्रक ज्यादा पाए जाते हैं, मल्टीपल या बहुत ज्यादा जो है केंद्रक प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो कहां पर मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट दिखेंगे हमें, या मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कौन सी दिखेगी? तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल या फिर जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियस जो है केंद्रक प्रेजेंट होंगे, तो ऐसी होती है आपकी यीस्ट, एक प्रकार की कवक है जिसका नाम क्या है? स्लाइम मोल्ड। क्या नाम है? स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड दिखती है। स्लाइम मोल्ड है क्या? यहाँ पर एक से ज्यादा कोशिकांग ऑब्वियसली प्रेजेंट है, इसीलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड है ये। स्लाइम मोल्ड एक प्रकार की यीस्ट है। क्या है? यीस्ट है एक प्रकार की। एक प्रकार की क्या है? यीस्ट है, जहां पर आपको क्या दिखेंगे? मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट दिखेंगे, केंद्रक जो है बहुत ज्यादा प्रेजेंट दिखेंगे यीस्ट के अंदर। ऐसे कौन से दो जानवर है जिनकी आरबीसी में न्यूक्लियस दिखता है? कैमल है और लामा है। क्या है? कैमल है और लामा है। और जहां पर प्रेजेंट नहीं है, जहां पर प्रेजेंट नहीं है वो कौन सी है? मैच्योर आरबीसी। कौन सी है? मैच्योर आरबीसी दिखेगी, जहां पर आपको न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं दिखेगा। तो ये था न्यूक्लियस के विषय में थोड़ी सी बातें, नोट कर सकते हैं यहां पर आप इसको। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट कोशिकांग जिसका नाम है प्लास्टिड। क्या नाम है? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड जो है, या हिंदी में इनको बोलते हैं हम लवक। क्या बोलते हैं? लवक। प्लास्टिड को क्या बोलते हैं हिंदी में? लवक। प्लास्टिड्स या लवक। अब लवक जो हैं आपके, लवक आपको प्रेजेंट दिखेंगे। कहां पर प्रेजेंट दिखेंगे लवक? सिर्फ और सिर्फ प्लांट में। ओनली फाउंड इन प्लांट। कहां पर दिखेंगे? ओनली
फाउंड इन प्लांट्स, फाउंड इन प्लांट्स। सिर्फ पादप में जो है प्रेजेंट दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ पौधों में जो है आपको ये प्रेजेंट दिखेंगे, बाकी कहीं भी प्लास्टिड आपको नहीं प्रेजेंट दिखेंगे। तो प्लास्टिक के बारे में एक और विशेष बात कि प्लास्टिड्स के बाद अपना डीएनए होता है। प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए, अपना डीएनए प्रेजेंट है किनके पास, प्लास्टिड्स के पास या लवक के बाद। अब लवक के बाद अगर हम बात करें तो इसके टाइप्स की, किसकी बात करें, इसके टाइप्स की, तो लवक 3 प्रकार का हमें दिखता है, 3 काइंड्स होते हैं प्रेजेंट प्लास्टिड्स में। प्लास्टिड में किस प्रकार के कवर प्रेजेंट दिखते हैं, एक तो क्लोरोप्लास्ट, पहला कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट। एक एक करके डिटेल में बात करेंगे कि ये करते क्या है। दूसरा प्रेजेंट दिखेगा आपको क्रोमोप्लास्ट, क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा आपको दिखेगा ल्यूकोप्लास्ट, क्या दिखेगा, ल्यूकोप्लास्ट आपको दिखेगा, तीसरा टाइप किसका, प्लास्टिड का। अगर प्लास्टिड की बात करें तो इसकी डिस्कवरी या टर्म किसने दी थी प्लास्टिड, तो ये दी थी शिम्पर ने। किन्होंने, शिम्पर ने टर्म दी थी क्या, प्लास्टिड। अगर बात करें डिफाइन किसने किया, अगर बात करें डिफाइन किसने किया तो अर्नेस्ट हैकल ने इनको डिफाइन किया था। किसने, अर्नेस्ट हैकल ने या ई हैकल ने इनको डिफाइन किया था। ई हैकल ने डिफाइन किया था या अर्नेस्ट हैकल ने जो है डिफाइन किया था किसको, प्लास्टिड को या लवक को। अगर हम डिटेल में पढ़ें लवक के बारे में तो कैसे दिखेंगे, क्लोरोप्लास्ट जो है, सबसे पहले बात करेंगे 3 पार्ट में है ये, क्लोरोप्लास्ट है, सेकंड है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट, कौन सा है, क्रोमोप्लास्ट, और थर्ड है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट तीनों क्या हैं, लवक हैं। क्या है, लवक है। कहां पर दिखाई देंगे, सिर्फ और सिर्फ पौधों में दिखाई देंगे। कहां पर दिखाई देंगे, सिर्फ और सिर्फ पौधों में दिखाई देंगे। अब क्रोमोप्लास्ट जो है आपका, सॉरी क्लोरोप्लास्ट जो है आपका वो करेगा किसकी सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ सेल्यूलोज, क्या बनाएगा, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज बनाता हो कौन दिखाई देगा, क्लोरोप्लास्ट। किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। अगर हम यहां पर बात करें, अगर हम यहां पर बात करें कि क्लोरोफिल कौन बना रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट में बनेंगे और इसी की हेल्प से क्या बन जाएगी, सेल्यूलोज बनता हुआ यहां पर दिखाई दे जाएगा। अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट में कलर की, तो क्लोरोप्लास्ट में कलर कौन सा दिखाई देगा आपको, फाइन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो है एंजाइम ये दिखेगा एक प्रकार का, लेकिन एक कलर देते हैं किसको, ये कलर देते हैं ग्रीन कलर। कौन सा, ग्रीन कलर प्रोवाइड कराते हैं किसको आप, ग्रीन कलर आपको पता है एक तो सेपल्स में होगा, सेपल यानी कि आपकी पत्तियां, जो पौधों में पत्तियां होती है तो पत्तियों में ग्रीन कलर आया, लेकिन कहां से आया ग्रीन कलर, ग्रीन कलर कहां से आया, तो क्लोरोप्लास्ट से आया। कहां से आया, क्लोरोप्लास्ट से। अब कलर तो दे रहे हैं लेकिन इनके पास ऐसा है क्या जहां से ये कलर आ रहा है, तो इनके पास प्रेजेंट होते हैं कैरोटेनॉइड। क्या प्रेजेंट होता है, कैरोटेनॉइड, इनके पास प्रेजेंट है कैरोटीनोइड नाम का एक एंजाइम जो कि कलर देने में हेल्प करता है, ग्रीन कलर लीव्स को या पत्तियों को, सेपल्स को, सेपल्स को ही हम क्या बोलते हैं, पत्तियां, और पेटल्स को हम बोलते हैं पंखुड़ियां। अब फूलों में कलर कहां से आया, पत्तियों में तो कलर आ गया, किसने दिया, कैरोटीनोइड ने। कहां से आया, क्लोरोप्लास्ट से आया। अगर हम बात करें पत्तियों की, पत्तियां कैसी होती हैं, रंग बिरंगी होती है ना, तो पत्तियों को हम बोलते हैं पेटल्स। तो पेटल्स में कलर कहां से आया, पेटल्स को कलर किसने दिया, तो पेटल्स में कलर आया क्रोमोप्लास्ट की वजह से। किसकी वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। अब यहाँ पर भी तो कोई एंजाइम होगा जो कलर प्रोवाइड करा रहा है, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है ज़ैंथोफिल। क्या होता है, ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल प्रेजेंट है यहाँ पर, जो कि क्रोमोप्लास्ट में पत्तियों को ग्रीन कलर जो है देता दिखाई दे रहा है, सॉरी ग्रीन कलर नहीं, पौधों में
जो पेटल्स है, पंखुड़ियां हैं कलरफुल, उनको कलर देता हुआ दिखाई दे रहा है। और कैरोटिनॉइड क्या है, यहाँ पर पत्तियों को कलर जो है दे रहा था। यहाँ पर रंग बिरंगी कलियां हैं, रंग बिरंगे फूल हैं, किसकी वजह से हैं, पेटल्स हैं, वहां पर प्रेजेंट पंखुड़ियां हैं, तो पंखुड़ियों को कलर किसने दिया, क्रोमोप्लास्ट ने। किस एंजाइम के द्वारा दिया, तो ज़ैंथोफिल के द्वारा यहाँ पर उन्होंने कलर दिया पंखुड़ियों को। अब क्रोमोप्लास्ट के बाद है अगला ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा है, ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करेगा, यहाँ पर ऊर्जा बनी, ऊर्जा बनाई किसने, क्लोरोप्लास्ट ने। इसी ऊर्जा को क्या करेगा, ये स्टोर करेगा, ऊर्जा को, यानी कि ऑयल को, प्रोटीन को, लिपिड्स को यहाँ पर स्टोर करता दिखाई देता है, और स्टार्च को भी, और स्टार्च को भी। अब स्टोर तो कर रहा है, लेकिन अलग अलग चीजें होंगी ल्यूकोप्लास्ट में भी जो इनको स्टोर कर रही हैं। तो ऑयल या लिपिड की बात करें, ऑयल या लिपिड की बात करें, ऑयल या लिपिड को कौन स्टोर करता है, यहाँ पर ऑयल या लिपिड को जो है स्टोर करते हैं एलियोप्लास्ट। कौन करता है, एलियोप्लास्ट। अगर हम बात करें स्टार्च की, तो स्टार्च के लिए नाम आता है अमाइलो, यानी कि अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट। उसके बाद अगर हम बात करें लिपिड की, सॉरी प्रोटीन की, तो प्रोटीन को कौन स्टोर करेगा, प्रोटीनोप्लास्ट। कौन करेंगे, प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट स्टोर करते हुए दिखाई देंगे। ये था कुछ आपके लवक के बारे में या प्लास्टिड के बारे में, नोट कर सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका कोशिकांग दिखेगा आपको सबसे आखिरी, कौन सा, सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला। तो ये क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है ये, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, कहां पर प्रेजेंट है, आउटर बॉडी पर। किसकी आउटर बॉडी पर, सेल की या कोशिका की आउटर बॉडी पर प्रेजेंट है, क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। अब हेयर लाइक स्ट्रक्चर तो है, लेकिन करवा क्या रहा है, तो याद रखेंगे यहाँ पर मूवमेंट प्रोवाइड क्या करा रहा है, मूवमेंट प्रोवाइड करवा रहा है। यहाँ पर मूवमेंट प्रोवाइड करेगा किसी भी सेल को मूव करने के लिए, कौन, सीलिया एंड फ्लैजिला। अब फ्लैजिला की बात करें तो यही से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन रहा है अग्लैना के बारे में। किसके बारे में, अग्लैना के बारे में। अगर अग्लैना की बात करें, अगर अग्लैना की बात करें तो अग्लैना जो है आपको जीवाणु दिखेगा, एक प्रकार का क्या है, ये जीवाणु है, जिसमें कि है तो जीवाणु, जीवाणु क्यों है, क्योंकि इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। फ्लैजिला जो है आपको सिर्फ और सिर्फ कहां पर दिखेगी, जीवाणु या बैक्टीरिया के अंदर ही प्रेजेंट दिखेगी। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला, तो एक प्रकार का क्या हुआ, जीवाणु हुआ। लेकिन इसके पास बात करें तो इसके पास क्लोरोफिल भी प्रेजेंट दिखता है। क्या प्रेजेंट दिखता है, इसके पास क्लोरोफिल भी प्रेजेंट दिखेगा, प्रेजेंट फ्लैजिला। फ्लैजिला प्रेजेंट है तो हम क्या मान लेंगे, ये क्या है, बैक्टीरिया है। लेकिन इसके पास मैंने कहा कि प्रेजेंट है क्या, इसके पास प्रेजेंट है क्लोरोफिल भी। लेकिन क्लोरोफिल तो किसके पास होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के पास। किसके पास, प्लांट्स के पास। तो अग्लैना जो है इसमें बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती है हमको, इनमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक दिखती है, प्लांट की भी और एनिमल्स की भी। एनिमल जैसी क्या है इनमें, एनिमल्स जैसी या बैक्टीरिया जैसी क्या है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। फ्लैजिला कहां पर प्रेजेंट है, एनिमल्स में या फिर जीवाणु में। लेकिन इनके पास प्लांट जैसा क्या है, इनके पास प्लांट्स जैसी क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। इसीलिए इसको कहा जाता है इंपॉर्टेंट लिंक। क्या होता है ये, लिंक या कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन whom, बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल,
प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है किसको? अग्लैना को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके पास दोनों की विशेषताएं हैं। प्लांट्स जैसी क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है और जीवाणु जैसी फ्लैजिला भी या एनिमल्स जैसी फ्लैजिला भी प्रेजेंट है। तो ये थे आपके कुछ मुख्य कोशिकांग जिसके बारे में आज हमने पढ़ा। उसके बाद दो टाइप के सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसको नोट कर सकते हैं आप। उसके बाद हम पढ़ेंगे दो प्रकार के सेल्स के बारे में। एक तो होते हैं आपके यूकैरियोटिक सेल। कौन से होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स। और एक होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल। कौन से हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक क्या है और प्रोकैरियोटिक क्या है, इनमें फर्क क्या है, अंतर क्या है? अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक की, इसकी बात करें प्रोकैरियोटिक की, तो ये दिखेंगे हमें किन में? कुछ जीवाणुओं में। किसमें दिखेंगे? कुछ जीवाणुओं में, जिनमें सिर्फ मुख्य कोशिकांग ही प्रेजेंट नहीं होंगे। क्या होंगे? मुख्य कोशिकांग प्रेजेंट नहीं होंगे। इनमें मुख्य कोशिकांग प्रेजेंट नहीं है। कोशिकांग एब्सेंट है या प्रेजेंट नहीं है? एब्सेंट है। अब कौन कौन से एब्सेंट है? तो इनमें एब्सेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखता। इनमें लाइसोसोम्स नहीं दिखते। इनमें गोल्जी बॉडीज नहीं दिखती। इनमें गोल्जी बॉडीज नहीं दिखती। इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं दिखता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इनमें नहीं दिखता। लेकिन यहां पर सभी कोशिकांग क्या है? प्रेजेंट हैं। सभी कोशिकांग प्रेजेंट हैं। प्रेजेंट हैं। अब सभी कोशिकांग प्रेजेंट है तो यहां पर न्यूक्लियस भी होगा। न्यूक्लियस या केंद्रक दोनों में होता है। न्यूक्लियस या केंद्रक दोनों में होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी और यूकैरियोटिक कोशिका में। ये फुली डिवेलप्ड दिखती हैं आपको। कैसे दिखती हैं? फुली डिवेलप्ड दिखती हैं। फुली डिवेलप्ड दिखती हैं। अब किसमें दिखेंगी? ये एनिमल्स की कोशिकाओं में दिखेगी या फिर दिखेंगी ये प्लांट्स की कोशिकाओं में, या दिखेगी ह्यूमन की कोशिकाओं में। एनिमल, प्लांट और ह्यूमन की कोशिकाओं में कौन सी सेल दिखती है हमें? यूकैरियोटिक, जो सुविकसित है। कैसी हैं? सुविकसित हैं। ये सभी प्रकार के कोशिकांग जो है इनमें पाए जाएंगे, लेकिन वहां पर मुख्य कोशिकांग ही प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर भी न्यूक्लियस है और यहाँ पर भी न्यूक्लियस है, यह केंद्रक प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस के ऊपर जो एनवेलप होता है, जो दोहरी झिल्ली होती है, किसके ऊपर? न्यूक्लियस के ऊपर, ये यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। न्यूक्लियस envelope is not fully developed. Not fully developed. Not fully developed. लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो फुली डिवेलप्ड दिखेगा। कैसा दिखेगा? न्यूक्लियस जो है पूरी तरीके से जो है विकसित दिखेगा। पूरे तरीके से जो न्यूक्लियस है वो विकसित दिखेगा या फुली डिवेलप्ड आपको यहाँ पर दिखेगा। फुली डिवेलप्ड आपको दिखेगा। उसके बाद अगर हम बात करें राइबोसोम्स प्रेजेंट है या नहीं, राइबोसोम दोनों के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर जो राइबोसोम्स आपको दिखेंगे, यहाँ पर जो राइबोसोम्स आपको दिखेंगे वो 80S के होंगे। थोड़ा स्ट्रक्चर उनका क्या होगा? थोड़ा लार्ज स्ट्रक्चर होगा राइबोसोम का। कितना लार्ज? 80S। ऐसे यहाँ पर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। यहाँ पर जो राइबोसोम दिखेंगे आपको, यहाँ पर जो राइबोसोम्स दिखेंगे आपको वो दिखेंगे 70S वाले। कौन से दिखेंगे? थोड़ा सा स्मॉल स्ट्रक्चर होगा उनको। 70S के यहाँ पर राइबोसोम है जो दिखेंगे। कौन से S वाले दिखेंगे? 70S वाले। यहाँ पर इस राइबोसोम को हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। लेकिन 80S वाले को हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। 80S वाले को हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कोशिकांगों पर क्या प्रेजेंट है? झिल्लियां प्रेजेंट है, लेकिन कईयों पर सिंगल है, कईयों पर यही झिल्ली डबल है और कईयों पर यही झिल्ली कैसी है? दिखाई ही नहीं देगी।
तो किन पर दिखाई देगी? सबसे पहले पढ़ेंगे सिंगल झिल्ली वाले, कौन से होंगे? सिंगल झिल्ली वाले, फिर पढ़ेंगे डबल वाले, और फिर देखेंगे हम जिस पर नो मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली जो है प्रेजेंट ही नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे सिंगल झिल्ली। तो सिंगल झिल्ली जो है प्रेजेंट है लाइसोसोम्स के पास। किनके पास? लाइसोसोम्स के पास। लाइसोसोम्स की अगर बात करें, इनको कहा जाता है क्या? सुसाइडिंग बैग। क्या कहा जाता है? सुसाइडिंग बैग या आत्मघाती थैली। क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली। अब आत्मघाती थैली कहा जाता है, लेकिन क्यों? क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंट होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक का मतलब क्या है? हाइड्रो यानी कि पानी, लिटिक वर्ड का मतलब है यानी जिसको पानी से क्या लगता है? डर लगता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है किसके अंदर? लाइसोसोम्स के अंदर। इनके अंदर लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या है? प्रेजेंट है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या है? प्रेजेंट है लाइसोसोम्स के अंदर। अब लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की? लाइसोसोम की डिस्कवरी की डी डुबे ने। किन्होंने? डी डुबे ने। इसी के साथ इसको स्क्वेंजर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्वेंजर ऑफ द सेल। स्क्वेंजर यानी कि सफाई कर्मी। क्या कहा जाता है? सफाई कर्मी कहा जाता है किसका? कोशिका का। सफाई कर्मी कहा जाता है किसका? कोशिका का। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सफाई करता है, किससे करता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम से, यानी कि सभी को डराता है। अगर ये थैली जो है, आत्मघाती थैली है जो फट गई, तो क्या होगा? इसके अंदर से जो एंजाइम निकलेगा वो कैसा होगा? हाइड्रोलिटिक होगा। कैसा होगा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके अंदर से निकलता हुआ दिखाई दे जाएगा। अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब क्या है? जिसको पानी से क्या लगता है? डर लगता है। तो ये सारे सेल के जो पानी को, यानी कि प्लाज्मा जो प्रेजेंट है किसके अंदर? सेल के अंदर, उसको क्या कर देगा? सुखा देगा। क्या कर देगा? सुखा देगा। इसीलिए सभी इससे क्या है? डरते हैं, क्योंकि इनको क्या कहते हैं? सुसाइडिंग बैग। क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली या स्क्वेंजर ऑफ द सेल। तो इन पर भी कैसी परत दिखाई देगी हमें? सिंगल परत। कैसी दिखाई देगी? सिंगल लेयर प्रेजेंट है या सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो सिंगल मेम्ब्रेन किन पर प्रेजेंट है? सबसे पहले हमने बात की किसकी? लाइसोसोम्स की। किनकी बात करी? लाइसोसोम्स की बात की। तो इन पर कैसी लेयर प्रेजेंट है? सिंगल लेयर। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन पर भी कैसी लेयर प्रेजेंट है? इन पर भी सिंगल लेयर प्रेजेंट आपको दिखेगी। उसके बाद गोल्जी बॉडीज, तो गोल्जी बॉडीज पर भी आपको सिंगल लेयर है जो प्रेजेंट दिखेगी। गोल्जी बॉडीज पर भी आपको सिंगल लेयर प्रेजेंट दिखेगी। उसके बाद बात करें वैक्यूल्स की, इसकी वैक्यूल्स की या रसधानियों की, वैक्यूल्स की, तो उस पर भी आपको सिंगल लेयर जो है दिखेगी। उसके बाद अगर हम बात करें डबल लेयर किन पर दिखेगी? डबल लेयर जो है किन पर दिखेगी? तो डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी आपकी 3 कोशिकांगों पर। किन पर? 3 कोशिकांगों पर, जिनके पास अपना खुद का डीएनए भी होता है। कोशिका में ऐसे 3 कोशिकांग जिनके पास खुद का डीएनए है, खुद का डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड खुद का है इनके पास। कौन कौन है वो? सबसे पहले आपका केंद्रक या न्यूक्लियस, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकनिकाएं, और तीसरा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जिसका नाम था क्या? प्लास्टिड्स या लवक। तो इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। या इनके ऊपर झिल्ली भी कैसी दिखाई देगी आपको? दोहरी झिल्ली प्रेजेंट है। कैसी झिल्ली प्रेजेंट है? दोहरी झिल्ली प्रेजेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें जिन पर मेम्ब्रेन ही नहीं है, विदाउट एनी मेम्ब्रेन या नो मेम्ब्रेन वाले, कोशिका झिल्ली क्या है? इन पर एब्सेंट है। तो ऐसे 2 कोशिकांग दिखेंगे आपको जिन पर कोशिका झिल्ली नहीं है। एक तो राइबोसोम्स, क्या है? राइबोसोम्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेंट्रियोल्स। क्या? सेंट्रियोल्स। इन दोनों पर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कोशिका झिल्ली दिखाई नहीं देगी। आप यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल की थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? सेल की थ्योरी। अब सेल थ्योरी जो है, आपको पता है मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। तो भी सभी इंसान जो हैं किससे मिलकर बने होंगे? कोशिकाओं से। सभी प्लांट भी किससे मिलकर बने होंगे? कोशिकाओं से। सभी जंतु भी किससे मिलकर बने हैं? कोशिकाओं से। लेकिन ये सेल की थ्योरी दी किसने? ये सेल की थ्योरी जो है दी किसने?
सेल थ्योरी पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? सेल की थ्योरी। तो सेल की थ्योरी देने वाले 3 साइंटिस्ट थे। कितने साइंटिस्ट थे? 3 साइंटिस्ट थे। सबसे पहले स्लाइडन। कौन थे? स्लाइडन। कौन थे? स्लाइडन थे सबसे पहले। दूसरे थे स्वान। कौन है? स्वान। और तीसरे हैं रुडोल्फ। कौन है? रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो। अब जो स्लाइडन है और स्वान है, फ्रेंड्स थे। क्या थे? फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, तो साथ में ही आए थे। ये आए थे 1839 के अंदर, ये भी 1839 के अंदर, और यहाँ पर ये आए थे 1855 के अंदर। बात सेम ही होगी। सभी मानव शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। लेकिन ये क्या थे? बोटनिस्ट थे। किसके साइंटिस्ट थे? बोटनी के। ये थे जूलॉजिस्ट। तो अपनी अपनी ही बात करेंगे, अपनी अपनी ही बात करेंगे। बोटनी में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? पादप की। किसकी? पादप की या प्लांट्स की। तो बोटनी वाले बोटनी की बात करेंगे। तो स्लाइडन ने क्या बोला? सभी कोशिकाएं। लेकिन सभी किसकी कोशिकाएं? पादप कोशिकाएं। पहले से बनी किसी कोशिका से बनी है। पहले से बनी किसी कोशिका से बनी है। बनी कोशिका से, बनी कोशिका से बनी है। से बनी है। यह सभी पादप किससे बने हैं? कोशिकाओं से मिलकर जो है बने हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब जूलॉजिस्ट किसकी बात करेगा? जंतु विज्ञान की। किसकी बात करेगा? जंतु विज्ञान की। तो यहाँ पर इन्होंने कहा सभी जंतु किससे बने हैं? सभी जंतु कोशिकाओं से बने हैं। सभी जंतु कोशिकाओं से बने हैं। कोशिकाओं से बने हैं। और लास्ट के अंदर हम देखेंगे रुडोल्फ वर्चो को। इन्होंने क्या कहा? रुडोल्फ वर्चो ने जो है क्या कहा? ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूलाई। सेल्यूला ई सेल्यूलाई। अब ये था इनका नारा। क्या था? ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूलाई। इसका मतलब क्या है? कि सभी कोशिकाएं पहले से बनी किसी कोशिका से बनी है। अब पहले से बनी किस कोशिका से बनी है? कि हमें पता है कि कोशिकाओं में क्या होता है? कोशिका विभाजन देखा जाता है। क्या देखा जाता है? सेल में डिवीजन देखा जाता है। डिवीजन 2 तरीकों से होता है, मायोसिस भी हो सकती है, माइटोसिस भी हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद सेल में क्या देखा जाता है? डिवीजन करवाते कौन है? सेंट्रोसोम्स करवाते हैं। कौन करवाता है? सेंट्रोसोम्स करवाते हैं। तो यहाँ पर एक कोशिका, अगर हम इसकी बात करें तो ये किससे बनी है? पहले से बनी किसी कोशिका से बनी है। अगर इसकी बात करें तो ये भी किससे बनी है? पहले से बनी किसी कोशिका से बनी है। तो ये कहना था किनका? ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूलाई रुडोल्फ वर्चो का। किनका? रुडोल्फ वर्चो का, जो आए थे 1855 के अंदर। कब आए थे? 1855 के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़े कोशिका के सारे कोशिकांग। इसी के साथ जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों तक भेजें या सेंड करें या शेयर करें। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है टिश्यू या उत्तक।